आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि डॉक्टर शुक्ला और चंद्र कॉन्फ्रेंस के सिलसिले से लखनऊ चले जाते हैं और यहाँ घर पर सुधा उनका इंतजार कर रही होती है। तो आइए आज की कहानी उसके आगे से शुरू करते हैं। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंद्र का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिंटी भी आ गई थी। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंद्र। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के है सुधा? अचानक कमरे में से कोई बोला। चंद्र है, सुधा ने कहा। चंद्र, बुआ आ गई। और कमरे से बुआ जी बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंद्र बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखें तो हमने पूजा की धोती पहने है और ई क्या है सुधा? सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंद्र, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंद्र अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंच पात्र से वहां पानी छिड़का और जमीन फूंकने लगी। सुधा, बिंटी को भेज दो। बुआ जी ने धूपदानी में महाराजिन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंद्र को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक है, कहकर वो बैठ गई और चंद्र की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे यह क्या कर रही हो? चंद्र ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पांचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग बरेली गए, वहां एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुंचे थे। कुछ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ बताया नहीं? सुधा घबराकर बोली और बड़ी देर तक बरेली, उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे ये बाहर गा कौन रहा है? चंदर ने अचानक पूछा। जब मैं बाहर से आ रहा था तो कोई गाना गा रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों बांध लिया। तभी ये गाना गाते हुए कोई बाहर से अंदर आ गया कमरे में और चंद्र को देखते ही वह लड़की ने चौंक कर कहा। अरे! क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे भागती क्यों है? यही तो है चंद्र, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए आ, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है यह, कहकर सुधा उठी। वह फिर भागी, सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी और आंखें थीं कि मुस्कुराएं या रोएं यह तय ही नहीं कर पा रही थी। देखो चंद्र, देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिंटी, मुटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंद्र ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी।
लाल चेहरा जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़ी थी। छोड़ दो उसे, यह क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंदन ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूं या ये? चोटी छोड़कर सुधा बोली। ये देखो, दांत काट लिया है इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदन इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत भी काट सकती है। क्यों क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। सचमुच यह तो बड़े मजे की लड़की है, बिंटी है इसका नाम। क्यों रे, महुआ बिंटी थी क्या? वहां जो बुआ जी ने बिंटी नाम रखा है, चंदन ने कहा। उसके बाद वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी और फिर बोली, नमस्ते। चंदन और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदन और भी हंसने लगा। बिंटी, ए बिंटी, बुआ की आवाज आई। बिंटी ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदन बोला, क्या हाल चाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने, सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी, क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी, सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तो तुम बहस करने लगे, हम कोई वकील हैं, तुम कोई नई बात बताओ, सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बार बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिंटी फिर से आ गई। उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास। तस्तरी में कुछ मिठाई थी और एक गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंदन के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंदन ने इनकार कर दिया। बिंटी ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने, लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ न करें तो मालूम कैसे हो, सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदन मुस्कुराकर फिर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिंटी ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदन हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिंटी फिर चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है ये, चंदन ने बोला सुधा से। हाँ, बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और चंदन, अब हम खूब बात करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वे हमेशा से नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गर्री पास में रखकर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता है कि ये मुंह झोंसी हमके ऐसे नाच न चाहिए, तो हम पैदा होते गला घोंट दे। हरे राम, अक्का सिर पर उठाए है, कई घंटे से नरियात नरियात गटई फट गई, ये बोलते नहीं जैसे सांप सूंघ गवा हुए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में यह नया सांस्कृतिक तत्व था उनकी बुआ जी। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे, कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को मिलेगी, इसकी चंदन को जरा भी उम्मीद नहीं थी। चंदन चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर गिलानी छुपाते हुए से बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन का। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल, और अपने पापा से कहा, सुना पापा तुमने,
बुआ बिंटी को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिंटी ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंटी पर उतार रही हैं। इतने में फिर बुआ जी की आवाज आई। पैदा करते बखत बहुत अच्छा लग रहा, पालत बखत टे बोल गए। मर गए रहो तो अपन संतानों अपने साथ ले जाते हो। हमारे मोड़ पर ही हत्या काहे डाल गए हो? ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होता है इन बाप को खा गई। सुना पापा तुमने? सुधा ने कहा। चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। डॉक्टर शुक्ला चले गए और सुधा वहीं रह गई। चंद्र से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिंटी ऐसी है कि इतना बर्दाश्त भी कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए फिर कहा, रोवत का है हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावा है कि यह अफवाह ढरकाए रही हो? ये सब चोंचला अपने ओ को दिखाओ जाके। 2 महीना और हैं, अब वहीं से उद्यान ही ना जाओ। अब अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिंटी चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम में? बिंटी सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें? अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है, कब जाएंगे ये सुधा? डॉक्टर शुक्ला ने सुधा से कहा। कल जाएंगी। पापा आप बिंटी को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्सा भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसों। चंद्र तुम अपना काम यहाँ करो और यहाँ शोर ज्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ और है। चंद्र ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिंटी रो रो कर और तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जवान जाने क्या बकती जा रही थी, लेकिन वह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं दिया। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन भी गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के पोर्टिको में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी उनसे कुछ बात कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थीं और किसी विषय पर डॉक्टर शुक्ला के साथ बात कर रही थी। चंद्र के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गईं और चंद्र की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले चंद्र से, आओ चंद्र बैठो। चंद्र बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंद्र है हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन और आए रहे, बीए में पढ़त हो सुधा के संगे? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भाई तो को देख के। हाँ तो शुकुल, वे अपने भाई से बोली, यानी डॉक्टर शुक्ला से। हाँ तो शुकुल, फिर यही ठीक हुई, बिंटी का ब्याह टाल दो और अगर ये लड़का ठीक हो जाए तो सुधा का ब्याह अषाढ़ भर में निपटाए दो। अब अच्छा नहीं लागत है, ठूठ है इस बिटिया, सोनी मांग लिए छर्रावा करत है एहर ओहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जात में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ एतराज तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हो। अरे तो घर वालों से का करेगा है तो का? लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है, न सास का डर न ननद की धौंस।
हम पत्री मंगवाई दी थे, मिलवाई ले। डॉक्टर शुक्ला ने हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में क्या कहा था? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए हाँ बोल दिया। तो फिर तुम ही जूता पिटो, बड़नक्कू से कह दियो आए के कल से हमारी छाती पर मूंग डलत है। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और अंदर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा। तो मेहनत बहुत कर रहे होगे, कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने ये कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं, ना महाराजिन है। डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी सुबह सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने शुक्ला जी से पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है, उनकी लड़की गेसू उनके साथ पढ़ती है, तो वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी, उसका सिर भी दर्द कर रहा था तो चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? चंदर ने कहा। बरेली में। अब उसके बुआ ने बताया है, जन्म पत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना, तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर लेंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वरों में ये बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? डॉक्टर शुक्ला ने कुछ देर बाद चंदर से पूछा। हाँ, वही ना जिसको डांट रही थी उस दिन बुआ जी। हाँ वही। उसके ससुर आए हैं, उनसे कहना है कि आप शादी अगहन पूछ के लिए टाल दें, पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा, बिनती के ससुर जी से अंदर बात करने के लिए। और चंदर ने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। बिनती के ससुर जी एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए ही नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। ससुर जी के सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन और रोली लगी हुई थी।
डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग थोड़ा सा चरमराया। उस विशाल मांस पिंड में एक बूढ़ोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरती हुई बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो सब आपकी कृपा है, खूब छक्के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत उरबत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी। बुआ जी ने कहा, बाप रे, ये 2.5 मन की लहास कम से कम मफक भर के शरबत तो उलझी ही लेंगे। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक नहीं आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांख कांख कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतारकर गिलास नीचे रख दिया। डॉक्टर शुक्ला ने दुबे जी से कहा, दुबे जी एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में दुबे जी से कहा। नहीं, बात काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ ना खाएं। अब आप बहुत सत्कार किए, हम यही से छक गए। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भाई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो, और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दोइन के मामा बड़े ज्ञानी। आप हैं तो उन कॉलेज में प्रोफेसर, और ओहर हमार सार लड़का के मामा जान कौन है तो उन डाकघर में मुंशी हैं। आपकी कृपा से। दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह न रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज्यादा उचित होगा। तब तक आपके सत्कार की हम भी कुछ तैयारी कर लेंगे। ये डॉक्टर शुक्ला ने दुबे जी से कहा। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भर कर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपया नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास और ननद और जिठानी के लिए गर्म साड़ी भी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा जी नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रुचना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंदिर जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपने गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा दो, हम चलिए अब, और ये रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपने टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपया का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर एक टांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चलें, डॉक्टर शुक्ला ने चंदर से कहा। तो दोस्तों ये थी आज की भाग की कहानी। तो मिलते हैं बहुत जल्द इसके आगे की भाग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।